दोस्तों, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल वारफेयर एक मॉडर्न इन्वेंशन की तरह मालूम पड़ता है, लेकिन इसके रूट्स प्राचीन ज़माने से जुड़े हुए हैं। इन्हें ग्रीक मिथ्स में असल में डिस्क्राइब किया गया है कि हरक्यूलिस अपने एरो को जहर में डुबाते थे और आर्मीज पर प्लेग्स की बारिश हो जाती थी। शायद ऐसे ही कहानियों से इन वेपन्स को बनाने का आइडिया मिला है। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ये बहुत ही निर्दयी लग सकता है, लेकिन कमांडर्स और जनरल्स हमेशा से अपने दुश्मनों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और वो कुछ भी कर सकते थे। खतरनाक, पेनफुल, क्रूअल, ये लिस्ट डिस्क्राइब करती है कुछ ऐसे जहरीले पौधों को, वेनम को और ऐसे आग लगाने वाले डिवाइसेस और टैक्टिक्स जो कि प्राचीन ज़माने में यूज़ होते थे लड़ने के लिए। नंबर 10, जहरीले एरोज। सबसे पहली जगह जहाँ पर प्राचीन लोगों ने जहर खोजना शुरू किया वो थे बोटेनिकल सोर्सेस यानी वनस्पतियाँ। प्राचीन ग्रीक्स और रोमन्स को लगभग 2 डज़न जहरीले पौधों के बारे में मालूम था और ये अक्सर यूज़ होते थे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। और ट्रायल और एरर्स से उन्होंने प्रॉपर डोसेजेस भी डिस्कवर कर लिए थे। उनमें से ज़्यादातर डोसेजेस तब फ़ायदेमंद साबित होते थे जब उन्हें कम मात्रा में लिया जाए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से वो जानलेवा भी साबित हो सकते थे। और इनमें से उस ज़माने में हेलेबोर नाम का एक पौधा सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और ये एक ऑल पर्पस मेडिसिन था, यानी लगभग हर उद्देश्य में इसे यूज़ किया जाता था उस ज़माने के डॉक्टर्स द्वारा। इन पौधों को इकट्ठा करना उतना भी आसान नहीं था और जो भी इन्हें इकट्ठा करता था वो अक्सर बीमार पड़ता रहता था और उनमें से कुछ की तो मौत भी हो जाती थी। ज़्यादातर डोजेस लेने से इससे मसल क्रैम्प्स भी हो सकते थे और कन्वर्जन्स और डेरिलियम जैसी बीमारियां भी हो सकती थी और हार्ट अटैक्स भी आ जाते थे। इसने बना दिया हेलेबोर नाम के इस पौधे को एक एक्सीलेंट चॉइस जहरीले एरोज में यूज़ करने के लिए। नंबर 9, कंटेमिनेटिंग वाटर। हेलेबोर नामक ये पौधा सिर्फ जहरीले एरोज बनाने में ही यूज़ नहीं होता था, ग्रीक्स ने इसे यूज़ करने का एक बहुत ही निर्दयी तरीका भी ढूंढ निकाला था। पहले सैग्रेड वॉर के दौरान लगभग 590 बीसी में बेसिजियर्स, जो कि एक स्ट्रांगली फोर्टिफाइड सिटी ऑफ किराहा का थे, उन्होंने वाटर पाइप्स काट दी जो कि उस सिटी में जा रही थी और उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेलेबोर नामक ये पौधा इकट्ठा कर दिया और उन्हें उन वाटर सोर्सेस यानी उन पाइप्स में ढाल दिया। जब उस टाउन के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यास से तड़प रहे थे, उन्होंने इन पाइप्स को फिर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार वो जहरीले हो चुके थे और ये केरन्स बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। इनके पेट में दर्द होने लगा और ये डायरिया से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और उसके बाद इन्हें बंदी बना लिया गया बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम में आए। इसी मिलिट्री स्ट्रेटजी को यूज़ किया गया लगभग 4 डिफरेंट जनरल्स द्वारा। जिस किसी ने भी इस प्लान को बनाया होगा वो एक बहुत ही निर्दयी लीडर रहा होगा। नंबर 8, कैटेपुल्टिंग कॉर्प्सेस यानी लाशों को फेंकना। शायद ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है एंशिएंट बायो वॉरफेयर की। 1346 में मंगोल्स को एक बुबोनिक प्लेग का आउटब्रेक सहना पड़ा अपनी सेना के बीच। उन्हें ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि इस बीमारी के विक्टिम के पास या उसकी लाश के पास रहने से ये बीमारी और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो नेचुरली उन्होंने ये एक वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐसी लाशों को सिटी ऑफ काफा में फेंका जो कि इस बीमारी से भरे थे और कुछ समय बाद ही सिटी ऑफ काफा में भी प्लेग बुरी तरह से फैलने लगा। ये इंट्रोडक्शन था पहली बार एक खूंखार बीमारी का यूरोप में। इस बीमारी को फैलाना ही उनका इकलौता मकसद नहीं था, वो अपने दुश्मनों में साइकोलॉजिकल फियर और पैनिक को फैलाना चाहते थे और नो डाउट उन्होंने ये कर दिखाया बहुत ही निर्दयी तरीके से। नंबर 7, एनवेनोमेटेड स्वॉर्ड्स। जहरीले पौधे और हर्ब्स तो इफेक्टिव थे कुछ इलाकों के लिए, लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीत के वक्त वो मिडल ईस्ट पहुँचे तो उन्हें और भी खतरनाक तरीके मिले। 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी फोर्टिफाइड सिटी ऑफ हर्मतेलिया में पहुंची, जो कि जहां पर आज मॉडर्न डे पाकिस्तान मौजूद है, तो रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो हर्मतेलियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वही जीतेंगे, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और ग्रीक्स को जल्दी ही पता चल गया क्यों ऐसा था। उनकी तलवारों और उनकी भालों पर एक खतरनाक जहर लगा था जो कि कहा जाता है कि वाइपर नामक सांप से लिया गया था और अगर ये जहर किसी को लग जाए तो इंस्टेंटली वो आदमी मर जाएगा। यानी इन तलवारों और इन भालों के स्क्रैच से ही एक आदमी की जान जा सकती है। और कहा जाता है कि सांपों को सूरज की गर्मी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता और उनकी स्किन डिकम्पोज होकर उनके जहर से मिल जाती और अगर ये जहर किसी को लग जाता तो इसके विक्टिम की स्किन पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती और वो बाइल की उल्टी करता
और उसके घाव से काला झाग निकलता और उसके पूरे शरीर में गैंग्रीन फैल जाता, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी मौत होती। नंबर 6, लाइम डस्ट। प्राचीन लोगों ने कई प्रकार के टॉक्सिक स्मोक और गैसेस का इस्तेमाल किया था। खतरनाक चीज़ों को जलाना और उससे स्मोक के बादल क्रिएट कर कर अपने दुश्मनों को चकमा देना उस समय भी कॉमन था। चाइनीज़ लोगों ने एक तरीका ढूंढ निकाला था इसे यूज़ करने का। AD 178 में चाइना ने एक अर्ली फॉर्म ऑफ टीयर गैस का इस्तेमाल किया था किसानों के दंगे को कंट्रोल में करने के लिए। पाउडर्ड लाइमस्टोन भरी जाती थी रथों में, जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, और ये धूल से जब इंटरैक्ट करती थी तो ये दंगाइयों के आँख, नाक और कान से इंटरैक्ट कर कर उन्हें कुछ देर के लिए अंधा बना देती थी और उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इस टैक्टिक को यूज़ किया जाता था जंगली घोड़ों के साथ और बहुत ज़्यादा ज़ोर से ढोल बजाए जाते थे, जिससे दंगाई घुटने टेक देते थे और हार मान लेते थे। ऐसे तरीके आज भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 5, बीहाइव बॉम्ब्स यानी मधुमक्खी के छत्ते वाले बॉम्ब्स। मधुमक्खी के छत्ते और हॉर्नेट नेस्ट्स यानी कुछ काटने वाले इंसेक्ट्स के नेस्ट जाने जाते थे उस ज़माने के कुछ फेंकने वाले हथियारों में से एक। मधुमक्खी जाने जाते थे झुंड में बहुत ज़्यादा सिटीज़ को हमला करने के लिए, जिससे उन सिटीज़ के सिटीजन्स को वो शहर छोड़कर भागना पड़ता था। इससे उन्हें एक नेचुरल रियलाइजेशन हुआ कि वो इन इंसेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए। ऑफ कोर्स इससे उन्हें भी खतरा था, क्योंकि ये मधुमक्खी उन पर भी वार कर सकते थे। कहा जाता है कि इन मधुमक्खी और इन हॉर्नेट नेस्ट्स को केयरफुली ट्रांसपोर्ट किया जाता था और इन इंसेक्ट्स को स्मोक से शांत किया जाता था उन्हें रिलीज़ करने से पहले। वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने अपने दुश्मनों के रास्ते में ट्रिप वायर्स बिछा दी, जिन पर अगर वो होकर गुजरेंगे तो वो इन हाइव्स को रिलीज़ कर देगी। इन इंसेक्ट्स को हथियारों की तरह बिब्लिकल टाइम्स से इस्तेमाल किया जा रहा है, और रिसेंटली भी वियतनाम वार में वियतकॉन्ग सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ एशियन हनीबीज को इस्तेमाल किया था। नंबर 4, फ्लेमिंग एरोज। फ्लेमिंग एरोज एग्जिस्ट करते थे, ये 9th सेंचुरी के शुरुआत में डिस्क्राइब किया गया है। हमारे मॉडर्न ज़माने के मिसाइल्स का पहला जन्म सिंपली एरोज के रूप में हुआ था, जिन्हें लपेटा जाता था प्लांट मटेरियल जैसे भांग और भूसे से। पहले ज़माने में तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे लकड़ी के दीवार और स्ट्रक्चर्स के खिलाफ, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा इनका इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो गया और ये पत्थर की दीवारों के खिलाफ तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट करते ही नहीं थे, और इन्हें पानी से भी बुझाया जा सकता था बहुत ही आसानी से। तो उन्होंने ऐसा सर्च करना शुरू किया ऐसे केमिकल एडिटिव्स का जो कि आग को बहुत ही भयंकर रूप से जलाए और वो पानी से भी आसानी से ना बुझे। तो उन्हें एक मटेरियल मिला पिच नाम का, जो कि एक फ्लेमेबल रेजिन यानी जलने वाला रेजिन था, जो कि उन्होंने पाइन ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया था। इसमें वो अपने एरोस को डुबाए रखते और उन्हें ऐसा इफेक्ट भी मिल गया जो कि वो चाहते थे, और इसका अलग तरह से उन्होंने यूज़ भी किया। जैसे वो पिच के बैग्स को आग लगाकर अपने दुश्मनों के दीवारों में फेंक देते, और ऐसे तरीकों को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक यूज़ किया गया। नंबर 3, टॉक्सिक हनी। ये शायद सबसे स्ट्रेंज टेल है कि 2 हमला करने वाली आर्मीज़ को हरा दिया गया था, एक वेपन से नहीं बल्कि एक डिलीशियस ट्रीट से। 401 BC में लैंड ऑफ कोल्चिस, जो कि मॉडर्न टर्की के पास जेनोफोन में है, एक कमांडर ने अपनी आर्मी को कहा कि चलो यहीं पर कैंप करते हैं, ये एक परफेक्ट प्लेस है कैंप करने का। उस कॉल्चियन विलेज में खाने का बहुत ही अच्छा सप्लाई था और वहाँ पर वाइल्ड हनी भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में अवेलेबल थी, और वो भूखे सोल्जर्स ये जानते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा हनी है, तो वो उसे खाने के लिए कूद पड़े। कुछ समय बाद ही उनके सारे सोल्जर्स ने बताया कि उन्हें एक अजीब तरह से दर्द हो रहा है पूरे शरीर में, और वो पागलों की तरह हरकत करने लगे। कुछ समय बाद ही हज़ारों की तादाद में उनके सोल्जर्स लड़खड़ा कर गिरने लगे। अब उनके सोल्जर्स कुछ भी करने के हालात में नहीं थे, और उनमें से कुछ की तो मौत भी होने लगी थी। और ये हनी बनाया गया था उन मधुमक्खियों द्वारा जो कि नेक्टर कलेक्ट करते थे एक जहरीले रोडेंड्रोन ब्लॉसम्स नाम के फूल से। आज भी इसका थोड़ा सा मात्रा ऐड किया जाता है अल्कोहलिक बिवरेजेस और मिल्क में, और 400 साल बाद ये फिर से हुआ रोमन आर्मी के साथ उसी जगह में, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसे लड़ाइयों में भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, स्कॉर्पियन बॉम्ब्स। वास्प्स और मधुमक्खी ही सिर्फ ऐसे इंसेक्ट्स नहीं थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया था लड़ाइयों में दुश्मनों के खिलाफ। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि
बिच्छू, असैसिन बग्स और अलग अलग तरह के बीटल्स को भी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया गया था। ये जीव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेजर्ट में पाए जाते थे और इन्हें इस्तेमाल किया जाता था रोमन्स के खिलाफ, जो कि मेसोपोटामिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। फोर्टिफाइड सिटी ऑफ हाथरा में सिटीजन्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस तैयार कर दिया था रोमन इन्वेडर्स के खिलाफ, और वो इन्हें क्लेपॉट बॉम्ब्स यानी मटकों वाले बॉम्ब्स कहते थे, और वो इन मटकों में बिच्छुओं को भरकर रखते थे। ये मटके वो फिर सील कर कर इन्वेडिंग फोर्सेस यानी कब्जा करने वाली आर्मी के ऊपर फेंक देते थे। और ये स्कॉर्पियंस हर पत्थर के नीचे और बहुत ज़्यादा मात्रा में डेजर्ट में थे, तो उनके राजा वो उन्हें कहते थे कि जो भी सैनिक इन स्कॉर्पियंस को और इन जीवों को रास्ते से साफ करेगा और सेफ ट्रैवल को इंश्योर करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। क्योंकि एक बार अगर इन इंसेक्ट्स ने उन्हें काट लिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, जो कि 3 दिन लंबा रहेगा, और इन 3 दिन तक उनकी मौत भी हो सकती है। और उनकी मौत होने में 3 दिन का वक्त लगेगा, यानी आप सोच सकते हैं कि उन्हें हद तक दर्द को सहना पड़ेगा। और सैनिक ये काम बहुत ही डर डर कर करते थे और उनका पसीना छूट जाता था। नंबर 1, ग्रीक फायर। प्राचीन ज़माने के सबसे खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में से एक था नोटोरियस ग्रीक फायर। ये एक इफेक्टिव डिस्टिलेशन और साइफनिंग पंप टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बेस्ड था। इससे एक फ्लेमेबल और प्रेशराइज्ड मिक्सचर निकलता था बोट से, जो कि क्रिएट करता था एक लॉन्चेबल स्ट्रीम ऑफ लिक्विड फायर। आप मॉडर्न डे फ्लेम थ्रोअर को इमेजिन कर सकते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट कहा जाता है कि नैफ्था था, जो कि एक केमिकल था फायर बॉम्ब्स में इस्तेमाल होने वाला, और इन फायर बॉम्ब्स को कासल से फेंका जाता था दुश्मनों के ऊपर, जो कि सालों तक इस्तेमाल हुआ था। और उस ज़माने के लिए तो प्रेशराइज्ड और डिस्टिल्ड नाफ्ता को पंप करना और दूसरे शिप्स पर एम करना तो इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और इसी एग्जैक्ट सीक्रेट मेथड को बहुत ही अच्छे से सीक्रेट रखा गया और ये समय के साथ विलुप्त हो गया, और इससे लड़ना दुश्मनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।